सूत्रमासीत् अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः। तत्र पदद्वयम् आगतम् आसीत्, विधीयमानः अविधीयमानश्च इत्यस्य चर्चा आगता आसीत्। अप्रत्यय शब्दः सूत्रे अस्ति, तस्य अर्थः अस्माभिः कृतः आसीत् अविधीयमानः इति। एष अर्थः कथम् आगतः इति तु अस्माभिः दृष्टः आसीत्, किन्तु अविधीयमानः कः भवति इति बहूनां स्पष्टता न जाता इदानीम्। अतः स एव विषयः पुनः उपस्थाप्यते। अविधीयमानः इत्युक्ते यस्य विधानं न भवति, यः आदेशरूपेण न प्रयुज्यते। यः आदेशरूपेण न प्रयुज्यते स भवति अविधीयमानः। अतः अस्माकम् आदेशः यः भवति स भवति विधीयमानः इति। यथा एकम् उदाहरणं पश्यामः। एकं सूत्रम् अस्ति, अकः सवर्णे दीर्घः। किं सूत्रम् अस्ति उच्चारयन्तु एकवारम्। अकः सवर्णे दीर्घः। किं सूत्रम् अस्ति? अकः सवर्णे दीर्घः। दीर्घः। तो दीर्घः इति आदेशः अस्ति अत्र। कः आदेशः अस्ति अत्र? दीर्घः आदेशः भवति। एतत् सूत्रं यदा अग्रे आयास्यति तदा सम्यक् विवेचयिष्यामः, किन्तु सामान्यतया अद्य वयं विधीयमान अविधीयमान पदयोः स्पष्टतायै एनं सूत्रं पश्यामः। तो अत्र आदेशः अस्ति दीर्घः। कः आदेशः? दीर्घः। अतः विधीयमानः अस्ति दीर्घः। विधीयमानः कः? विधीयमान आदेशः एव विधीयमानः इति मया ह्यः उक्तम् आसीत्। आदेशः विधीयमानः वा दीर्घः अस्ति। पुनः अकः सवर्णे। अकः सवर्णे इति अविधीयमानः अस्ति। किमस्ति? अविधीयमानः। अकः सवर्णे इति आदेशः नास्ति, अपि तु स्थाने यद् भवति अस्माकं तस्मिन् एव अयम् अन्तर्भूतः भवति। तो अस्य सूत्रस्य का स्थितिः भवेत् इति चेत् अक् प्रत्याहारानन्तरं सवर्ण अच् भवति। सवर्ण अच् अच् इति स्थितिः अस्ति अस्माकं। पुनः दीर्घः आदेशः भवति। यः अपि अहं चर्चितवती आसं किञ्चित्। तो एतत् किञ्चित् सम्यक् पश्यामः अद्य उदाहरणैः सह। अक् प्रत्याहारः अस्ति खलु? अक् पुनः अच्। स अच् कीदृशं भवेत्? सवर्ण भवेत्। तो दीर्घ आदेशः भवति। दीर्घ आदेशः। अत्र विधीयमानः भवति दीर्घः। कः भवति विधीयमानः? दीर्घः। अविधीयमानः भवति अक् अच्। एते सर्वेपि अविधीयमानः। एतदपि वयं वक्तुं शक्नुमः, अस्मिन् पार्श्वे यत् लिखितं तत् अविधीयमानः, तस्मिन् पार्श्वे यदस्ति स विधीयमानः। तो दीर्घः विधीयमानः, दीर्घः आदेशः और स्थाने अस्ति अक्। अस्य विधानं न क्रियते, अपितु अस्य स्थाने कश्चन आदेशः क्रियते। यस्य स्थाने कश्चन आदेशः क्रियते स भवति अविधीयमानः। किंचित हिन्द्यापि अहं ज्ञापयितुम् इच्छामि। यहाँ पर ये सूत्र है हमारा अकः सवर्णे दीर्घः। तो यहाँ पर दीर्घ आदेश होता है। क्या आदेश होता है? दीर्घ करता है ये सूत्र। ये सूत्र क्या करता है? दीर्घ करता है। तो दीर्घ यहाँ आदेश है, तो दीर्घ क्या हो जाता है? अविधीयमान, विधीयमान हो जाता है दीर्घ।
दीर्घ विधीयमान है यहाँ, क्योंकि दीर्घ आदेश है। और ये जो अक के बाद जब सवर्ण अच होता है तब दीर्घ आदेश होता है। तो यहाँ पर अक जो है, अक और अच, सवर्ण अच, ये दोनों ही अविधीयमान है। कैसे है? अविधीयमान है। सामान्यतया हमको ये समझना चाहिए कि हमको जिसके स्थान पर आदेश करना है, जिसके स्थान पर कोई काम करना है, जिसके जगह पे कोई काम करना है, वो क्या हो जाएगा? अविधीयमान हो जाएगा हमारा। और जो काम करना है वो हो जाएगा विधीयमान। तो यत् कार्यम भवति तद भवति विधीयमानः। और कार्य मतलब स्थानी कहते हैं इसको, जिसके स्थान पर हम काम करते हैं ना, उसको कहते हैं स्थानी। तो स्थानी हमारा अविधीयमान हो जाता है। तो ये जो अविधीयमान जब अण होगा, मतलब जब हमको अण के जगह पे कार्य करना होगा। हाँ, अण का मैंने कल बताया था कि अण से हम सारे वर्ण ले लेंगे जो भी अण प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे, है ना। तो अ भी अण कहलाएगा, ई भी स्वतंत्रतया अण कहलाएगा, हाँ, उ भी अण कहलाएगा। तो जब अण के स्थान पर कार्य करना हो तो उस अण से उसके सवर्णी भी ले लिए जाएंगे। ये बहुत ही स्पष्ट हमको रखना है ना। जब अण के स्थान पर कार्य करना हो तो उस अण से उसके सवर्णी भी ले लिए जाएंगे। जैसे यहाँ हमको अक के बाद अच परे रहते दोनों, ये जो आदेश है दीर्घ, ये एक आदेश कहलाता है, मतलब दो के स्थान पर होता है। ये अक के बाद सवर्ण अच परे रहे तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश होता है ना। तो अक के बाद सवर्ण अच की जो स्थिति होती है, यहाँ पे इसके सवर्णी ले लिए जाएंगे। अक प्रत्याहार में जो भी वर्ण आएंगे वो अच कहलाते हैं कि नहीं? अक प्रत्याहार जो है अच प्रत्याहार के अंतर्गत है ना। अ ई उ रील, अ ई उण रील रिक, ये रील रिक के क तक अक प्रत्याहार बन जाता है हमारा, है ना। और अच प्रत्याहार बनता है ए ओ ऐ औच के च तक। तो अक प्रत्याहार जो है वो अच के अंतर्गत आता है ना। तो अक प्रत्याहार में जो भी वर्ण है वो भी तो अच है ना। तो अक में कौन कौन से वर्ण हैं? अ, ई, उ, री, ऋ, ये वर्ण है इसमें। और अच में कौन कौन से हैं? तो अ, ई, उ से लेके ए ओ ऐ औच, हाँ, औ तक, ठीक। बाद में ऐ औच का च। तो ये सभी जो है ये अच है और ये भी अच है और अविधीयमान अच है, मतलब हमको इनके स्थान पर काम करना है। एतेषां स्थाने अस्माभिः आदेशः करणीयः। इसलिए ये कैसे अच हैं? सारे अविधीयमान अच हैं, ठीक। तो ये जब अविधीयमान अच हैं, इनसे इनका सवर्णी भी ले लिया जाएगा। तो जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं। आम वदन्तु। आदेशो नाम विधीयमानः इति उच्यते खलु? आम् इति वक्तुं शक्यते। यतोहि महोदय, अस्तु, यः शत्रुरूपेण व्यवहरन्ति सः आदेशः भवति न? शत्रुरूपेण व्यवहारः, हाँ, वक्तुं शक्यते। अस्तु, किञ्चित् एनं पश्यामः। आदेशः शत्रुवत् भवति। आम्, भवितुम् अर्हति। मित्रवत् आगमो भवति। अस्तु, हाँ जी, आम् मित्रवत्। अस्तु, अग्रे चलामः तर्हि। ये एतत् अकः सवर्णी दीर्घ एतस्य एका स्थितिं वयं पश्यामः। अ इत्यनन्तरम् अकारः, अक अनन्तरम् अच्, हाँ, अक मध्ये अ अपि आगच्छति, अच् मध्ये अ अपि आगच्छति। तो अनयोः स्थाने दीर्घः भविष्यति।
दीर्घः कः आ। किन्तु अक प्रत्याहारे तु केवलम् अकारः एव आगच्छति। तो किन्तु अत्र आकारः पुनः अकारः, एषा अपि स्थिति चेत आकारः एव आदेशः। मतलब अ के बाद अ रहेगा तब तो आ होगा ही, ये सूत्र कहता है शब्दशः। किंतु आ के बाद भी अ रहेगा तो आ ही आदेश होगा। क्यों? क्योंकि अकह ये जो है यहाँ पे अविधीयमान है, मतलब अक को हमको आदेश करना है, अक के स्थान पर आदेश करना है, तो उसमें जो अ है वो अपने 18 प्रकार का बोध कराएगा। इसलिए यहाँ पे दीर्घ भी रहेगा तो भी दीर्घ ही आदेश होगा। तथैव एका स्थितिः इतोपि भवितुमर्हति अस्य आकारानन्तरम् आकारः, यतोहि अकः सवर्णे अचि, अक के बाद सवर्ण अच, तो दोनों ही अविधीयमान है और दोनों में ही अ ही आ रहा है प्रत्याहार के अंतर्गत, किंतु वो दोनों अविधीयमान हैं। तो अविधीयमान जो अण होगा वो सवर्ण का ग्रहण कराएगा, तो ये दीर्घ का भी ग्रहण करा देगा। तो आ के बाद भी आ रहेगा तो दीर्घ आ ही आदेश होगा। यथा अस्माभिः ऊकारो ह्रस्व दीर्घ प्लुता इति दृष्टम आसीत्, वहां क्या हुआ था, उकारानन्तरम् ऊकारः, तो कः आदेशः आसीत् अस्माकम्, ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुता में जब हमने समास देखा था और संधि किया था तो हमारे पास ये ऊ के बाद ऊ, 2 बार हमने संधि की थी, वहां ऊ के बाद ऊ आया तो हमने ऊ ये आदेश किया दीर्घ, क्योंकि अक के अंतर्गत ऊ भी आता है और सवर्ण अच उसका ऊ होता है। पहले ऊ देख लेते हैं। ह्रस्व उकार के अनंतर सवर्ण ऊ हो गया तो दीर्घ ऊ आदेश होगा। वैसे ही ऊ के बाद ऊ है तो भी ऊ ही आदेश होगा, क्योंकि यहाँ जो है यहाँ अविधीयमान है, ये अविधीयमान सवर्णों का ग्राहक होगा। तथैव ऊ के बाद अगर प्लुत उकार भी आ जाता है, कैसा उकार, प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत इति भेदत्रयम् अस्माभिः पठितं खलु। तो ह्रस्व दीर्घ उकारानन्तरं यदि प्लुत उकारः अपि भवति तो अस्य स्थाने कः आदेशः, दीर्घ एव, यतोहि दीर्घः अस्माकं विधीयमानः अस्ति। विधीयमान जो है वो सवर्ण का ग्राहक नहीं होता, अपितु सिर्फ अपना ही ग्रहण कराता है, और दीर्घ ऊ हमारे पास एक ही है। किंतु ये जो है स्थानीय अविधीयमान, ये अपने सवर्णियों का ग्रहण कराएंगे, तो यहाँ दीर्घ भी होगा तो भी वही आदेश होगा, प्लुत भी होगा तो वही आदेश होगा, और ह्रस्व भी होगा तो वही आदेश होगा। किंचित स्पष्टं वा? उदाहरणं पश्यामः। जैसे विद्यालय शब्दं वयं जानीमः, विद्यालयः, विद्यालयः इस शब्द का हम रोज प्रयोग करते हैं। तो अस्य विच्छेदं पश्यामः, विद्या धन आलयः, विद्या आलयः। अत्र अन्तिमः वर्णः कः, कश्चन वदिष्यति? दीर्घ आ इत्येव वदामः चेत् दीर्घः आयाति। आ अन्तिमः वर्णः आ। पुनः अत्र आलयः इत्यत्र आदिवर्णः कः, कश्चन वदेत्? आ। अस्तु, तो अत्र दीर्घ दीर्घ अस्ति, तदापि दीर्घ आदेशः जातः खलु। यतोहि अक प्रत्याहारे तु अकारः आगच्छति। अकः सवर्णे अचि परे, अक से सवर्ण अच परे रहते तो दोनों ही अविधीयमान है, इसलिए ह्रस्व अकार से दीर्घ का भी ग्रहण हो गया यहाँ। तथैव अत्र पश्यन्तु, अत्र राम इत्यत्र अन्तिमः वर्णः कः, वदन्तु कृपया, कश्चन वदेत्? अकार। पुनः अयनम् इत्यत्र आदिवर्णः कः, अकारः। तो द्वयोः स्थाने आ इति जातः खलु।
तो ये तो हमारी स्थिति है सूत्र की, अक के बाद अच परे रहे, ये तो सूत्र ने ही कहा, इसलिए अ का तो ग्रहण होगा ही, किंतु आ का ग्रहण नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूत्र हमारा ऐसा नहीं कह रहा है। अक प्रत्याहार में आ नहीं आता हमारा, अच प्रत्याहार में आ नहीं आता, क्योंकि माहेश्वर सूत्र में आ कहीं नहीं लिखा गया है, प्लुत अ कहीं नहीं लिखा गया है, इसलिए इस अ से अक कहने से दीर्घ और प्लुत का ग्रहण नहीं होना चाहिए। किंतु एक सूत्र है जो हमने कल पढ़ा, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः, कि अप्रत्यय जब अण होगा, अर्थात अविधीयमान जब अण होगा, जब हमको अण के स्थान पर आदेश करना होगा, तो हम उस अण से उसका सवर्णी भी ले लेंगे, इसलिए यहाँ पे दीर्घ का भी ग्रहण हो जाता है, और यहाँ प्लुत भी रहेगा तो यही आदेश होगा। यहाँ अगर हम अप्लुत भी लिखते हैं ना, प्लुत अ के बाद भी अगर प्लुत अ रहता है तो आदेश दीर्घ ही होगा, ये नियम है। हाँ, एष नियम एव प्रतिपादिता केन सूत्रेण अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय इति सूत्रेण, कि यहाँ आप प्लुत का ग्रहण कर सकते हैं, पर यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ दीर्घ ही लेना है। जो आदेश होगा, अगर ह्रस्व कहा गया आदेश में तो ह्रस्व ही लेना है, प्लुत कहा गया आदेश में तो प्लुत ही लेना है, पर अगर दीर्घ कहा है तो दीर्घ ही लेना है। तथैव भानु उदयः स्पष्टं वा इदानीं? तथैव भानु उदयः अस्तु, तर्हि अग्रे चलामः इदानीं। कश्चन वदिष्यति वा इदानीम्? आम्, अस्तु, अविधीयमान इति वदिष्यन्ति केचन? प्रत्याहारेण ह य व र ल एतत् पर्यन्तं किमर्थं गृह्यते इति अस्माभिः ह्यः चर्चितं खलु, अत्रैवाण परेण नकारेण, अर्थात अत्रैव केवलम् अण प्रत्याहारः पर्णकारेण स्वीकरिष्यते, अन्यत्र सर्वत्र शास्त्रे अण प्रत्याहारः पूर्वणकारेण स्वीकरिष्यते, किंतु सिर्फ इस सूत्र के लिए नियम है कि इस सूत्र में हमको अण प्रत्याहार कहाँ तक लेना है, बाद वाले नकार तक लेना है। अन्य जितने भी सूत्र होंगे, पाणिनीय अष्टाध्यायी में जितने भी अण घटित सूत्र हों, किंतु वहां पर हमको अण प्रत्याहार अ ई उण के ण तक ही लेना है, लेकिन अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय केवल एक सूत्र ऐसा है जहां अण प्रत्याहार बाद वाले णकार से लिया जाता है। स्पष्टं खलु? अन्य कश्चन प्रश्नः?